नमस्कार दोस्तों, डिवाइन एकेडमी पर मैं ब्रिजेंद्र चौधरी। देखो, आज हम चर्चा करेंगे पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व के बारे में। देखो, व्यक्तित्व है क्या? अमूमन हम सामान्यतः कहते हैं किसी व्यक्ति को देख के कि यार बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, ये अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है। ये जो आकलन हम करते हैं ये पर्सनैलिटी नहीं है, ये सिर्फ हम बाहरी आवरण को देखते हैं। यानी कि हम बात करें सिर्फ शारीरिक रूप से। पर्सनैलिटी शारीरिक नहीं होती, पर्सनैलिटी मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों को मिला के होती है। अच्छी पर्सनैलिटी के लिए कि शारीरिक रूप से दिखने में, साथ में उसका स्वभाव कैसा है, शांत स्वभाव का है, व्यक्ति आक्रामक है, व्यक्ति जल्दी से चीज़ों को समायोजित कर लेता है अपने आप में, प्रत्येक जगह घुल मिल जाता है, यानी कि उस व्यक्ति में सामाजिकता अच्छी है। हम इन सबको मिला के पर्सनैलिटी की बात करते हैं। अब हम ये बात करें कि पर्सनैलिटी शब्द आया कैसे, तो देखो, पर्सनैलिटी लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया। पर्सोना का अर्थ क्या होता है? नकाब या मुखौटा। देखो, जो नाटक चलते थे, जो थिएटर होते थे पहले, ड्रामा जो होते थे, उनमें एक ही व्यक्ति अलग अलग नकाब पहनकर अलग अलग करेक्टर्स के रूप में प्ले करता था अपना ड्रामा। उसी को आधार बनाया गया था पर्सनैलिटी का। आज आप भी देखते हो, अपने फिल्म इंडस्ट्रीज में देख लो, चाहे किसी भी रंगमंच पर देख लो, कभी कोई किस रूप में अपने आप को प्रेजेंट करता है, कभी कोई किस रूप में अपने आप को प्रेजेंट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पर्सोना, नकाब, मुखौटा। जैसे कि आप कोई मूवी देखें, एक ही एक्टर किसी मूवी में पुलिस ऑफिसर बन जाता है, किसी में आईएएस ऑफिसर बन जाता है, किसी में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, किसी में बिल्कुल गरीब बन जाता है। वो क्या है? वो एक अलग अलग नकाब पहनकर अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं। लैटिन भाषा का शब्द क्या है? पर्सोना। पर्सोना का अर्थ क्या है? नकाब या मुखौटा। और पर्सोना से क्या बना है? पर्सनैलिटी। देखो, अगर हम पर्सनैलिटी की परिभाषा की बात करें तो पर्सनैलिटी है क्या? व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर मनोशारीरिक, देखो शब्दों को पकड़ना थोड़ा सा, मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या हमने क्या कहा? गत्यात्मक, डायनेमिक, गत्यात्मक संगठन है जो क्या करता है? वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। ये परिभाषा आलपोर्ट की है, जो सबसे ऑथेंटिक परिभाषा मानी जाती है। आलपोर्ट ने सबसे अच्छा काम किया। देखो, यहां पर हम बात करें मनोशारीरिक,
यानी कि आपके मनोवैज्ञानिक और आपके कैसे शारीरिक तंत्रों, हम इसको कह देते हैं कि दोनों गुणों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व। लेकिन कैसा होना चाहिए, गतिशील या गत्यात्मक, डायनामिक। क्योंकि जब तक कोई व्यक्तित्व डायनेमिक नहीं होगा तब तक वो किसी भी वातावरण के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाएगा। यदि कोई व्यक्ति नवीन वातावरण के साथ उचित समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है तो उसे हम परफेक्ट पर्सनालिटी नहीं कहते हैं। जैसी जगह होती है उस जगह के अनुसार अपने आप को ढालना। अब देखो यहां प्रश्न एक ये आता है कि साहब मनोवैज्ञानिक कैसे, शारीरिक समझ में आ रहा है, शारीरिक आपने एडजस्टमेंट किया, शारीरिक की भी चर्चा हम करेंगे। तो देखो मनोवैज्ञानिक में दो चीजें आती हैं। मनोवैज्ञानिक में हम लेते हैं संज्ञानात्मक और संवेगात्मक। किसी भी वातावरण के साथ समायोजन के लिए ये दोनों व्यवस्थित होने चाहिए। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक क्या क्या आता है, तर्क, चिंतन, ध्यान, स्मृति, ठीक है, ये सारी चीजें हैं संज्ञानात्मक। संवेगात्मक में क्या आता है, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, दुश्चिंता, डर, ये सारी क्या है, संवेगात्मक है। जब तक आपके संवेग व्यवस्थित नहीं होंगे आप नवीन वातावरण में समायोजन नहीं कर पाओगे। दूसरा, यदि संवेग व्यवस्थित नहीं होंगे तो आपके अंदर सामाजिकता की कमी देखी जाएगी। आप सबसे अच्छा उदाहरण लो नेताओं का। नेताओं के संवेग बड़े व्यवस्थित होते हैं, किस व्यक्ति के साथ किस तरीके से बात करनी है, किससे क्या कहना है कि उसे शांत कर सकें, ठीक है, सब अलग अलग कैटेगरी उन्होंने डिसाइड कर रखी है। लेकिन संवेगों के व्यवस्थित के साथ साथ उसके साथ क्या चीज और होनी चाहिए, संज्ञानात्मकता होनी चाहिए, तार्किक क्षमता अच्छी होनी चाहिए, स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए, उस व्यक्ति में चिंतन की प्रक्रिया बहुत अच्छी होनी चाहिए। चिंतन में चिंता नहीं होनी चाहिए, चिंतन चिंतन होना चाहिए। अगर संज्ञानात्मक चीज सही है, संवेगात्मक चीज सही है, तो इसे हमने क्या माना था, मनोवैज्ञानिक गुण तंत्र। अगर ये तंत्र या ये मनोवैज्ञानिक गुण आपके सही हैं, आपके व्यवस्थित हैं, तो दूसरे हम आते हैं शारीरिक पर। शारीरिक यानी कि शारीरिक रूप से आप कैसे होने चाहिए, स्वस्थ रहें। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, देखने में ठीक हो, यानी ये बाहरी आवरण की हम बात कर रहे हैं, ये आपके संज्ञानात्मक और संवेगात्मक चीजें व्यवस्थित हों, तो आप क्या होगा, वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर पाओगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे आज मान लीजिए कि एसी की आदत हो गई, शरीर को क्या चाहिए, कंफर्ट चाहिए, गर्मी है
तो एसी चलता रहे। और यदि मुझे कहीं ऐसी जगह जाना पड़े जहां एसी नहीं हो, हम गांव गए मान लीजिए, गांव में आपको लू चल रही है तो गर्मी भी पूरी रहती है, 45 से 50 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है, उसमें आप शारीरिक रूप से समायोजन कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ये महत्वपूर्ण है। मान लीजिए मैं वहां पर एडजस्ट नहीं कर पाया उस गर्मी के साथ, इसका मतलब क्या है कि मैं परफेक्ट व्यक्तित्व नहीं है मेरा, मैं परफेक्ट पर्सनैलिटी नहीं है मेरी। क्योंकि पर्सनैलिटी परफेक्ट कब होगी, जब मानसिक और शारीरिक रूप से आप किसी भी वातावरण में समायोजन स्थापित कर पाओ, अपने आप को ढाल पाओ, अपने आप को व्यवस्थित कर पाओ, तो क्या होगा, आप डायनेमिक पर्सनैलिटी होंगे। आपको किसी भी जगह कोई समस्या नहीं आएगी। रेलवे स्टेशन पे भी आप पानी पियोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। बहुत से लोग हैं बिस्लरी पीते हैं और पैक्ड वाटर बोतल लेके ही सब सफर करेंगे। एक व्यक्ति होता है पैक्ड मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, यानी कि वो व्यक्ति शारीरिक रूप से और अपने आप को मानसिक या मनोवैज्ञानिक रूप से इतना स्टेबल या व्यवस्थित रख चुका है कि उसको इन चीजों से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आलपोर्ट कहता है कि व्यक्तित्व उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये रही बात पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी में हम यदि बात करें तो देखो पर्सनैलिटी में हमारे एक शील गुणों के आधार पर और एक प्रकार सिद्धांत, जिसे टाइप थ्योरी कहते हैं, दो आधार पर व्यक्तित्व को बांटा गया है जो स्टडी की गई है। कुछ व्यक्तियों ने शील गुणों को आधार बनाकर व्यक्तित्व का विभाजन किया, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने प्रकार को आधार बनाकर, टाइप को आधार बनाकर व्यक्तित्व का वर्णन किया। देखो जब हम शील गुणों की बात करते हैं, शील गुणों में हम आलपोर्ट और कैटल को लेके आते हैं। जैसे कि आलपोर्ट ने, इसकी हम पूरी व्याख्या करेंगे। आलपोर्ट ने दो प्रकार का व्यक्तित्व बतलाया शील गुणों के आधार पर। एक सामान्य शील गुण और एक इन्होंने कहा कि मूल या स्रोतशील गुण। जबकि कैटल ने क्या कहा, आलपोर्ट ने सामान्य शील गुण और व्यक्तिगत शील गुण। जबकि कैटल ने क्या कहा, कैटल ने कहा कि एक होते हैं सतही शील गुण और एक होते हैं मूल या स्रोतशील गुण। प्रकार में हम बात करें तो देखो प्रकार में हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार इन्होंने सात्विक, राजसिक और तामसिक, हिप्पोक्रेटस के अनुसार बात करें, हिप्पोक्रेटस ने क्या कहा
पीला पित्त, काला पित्त, रक्त, कफ या श्लेष्मा। फिर इसमें भी हम शारीरिक और मनोवैज्ञानिकों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, उसको आगे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शील गुणों के आधार पर। शील गुण है क्या? देखो, शील गुणों की यदि हम बात करते हैं, ये व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन है। यानी कि शील गुण में जो आधार बनाया गया है वो क्या है? व्यक्ति के व्यवहार। जब व्यक्तित्व का विभाजन किया गया, व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया, और आधार क्या? शील गुण। शील गुण यानी कि व्यक्ति के व्यवहार, यानी कि आपके गुण। आपके अंदर अनेक गुण हैं, आप में ईमानदारी है, आप में सत्यनिष्ठता है, आप दयालु हो, आप परोपकारी हो, आप मक्कार प्रवृत्ति के हो, आप में चोरी की प्रवृत्ति है, आप झूठ बोलते हो, ठीक है, आप में दयालुता बिल्कुल नहीं है, दया भाव बिल्कुल नहीं है। यानी कि सारे गुण और अवगुणों को आधार अगर हम करें तो वो आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं। उसी के अनुरूप आप क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। जैसे कि गांधी जी में शांति और अहिंसा का गुण था, जिसके कारण उन्होंने वैश्विक प्रसिद्धि प्राप्त की। वो क्या था? उनका शील गुण था। ऐसे अनेक उदाहरण आप देख सकते हो। कोई व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में, कोई व्यक्ति परोपकारिता के क्षेत्र में, कोई व्यक्ति शांति के क्षेत्र में, कोई व्यक्ति किस क्षेत्र में। यानी कि आपके अंदर जो गुण हैं, जो आपको पहचान दिलाते हैं, आपके व्यवहार की व्याख्या उन गुणों के आधार पर की जाती है। आपको लोग उस गुण से जब पहचानने लगे, वो गुण हैं शील गुण। यानी कि शील गुण क्या है? व्यक्ति का व्यवहार। चाहे समाज में प्रतिष्ठा हो, आपके व्यवहार के कारण प्राप्त होती है। यहीं अगर हम दूसरी चीज को भी जोड़ें, वातावरण के समायोजन के समय भी आपका व्यवहार देखा जाता है। अभी जैसे कि आपके बुद्धि में एक सामाजिक बुद्धि टॉपिक है। सामाजिक बुद्धि क्या है? दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसके साथ व्यवहार करना, एक दूसरे के साथ व्यवस्थित रूप से व्यवहार करना, एक दूसरे के साथ मित्रवत व्यवहार करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में आना, वो सब क्या है? सामाजिकता है। सामाजिक बुद्धि वाले लोगों में जैसे कि नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, इस तरीके के लोग जो होते हैं, वही चीज यहां शील गुणों के आधार पर हम देखते हैं। तो शील गुण क्या है? व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन शील गुण है। देखो, शील गुण शील गुण में हम जो बात कर रहे थे, दो व्यक्ति यहां पर आते हैं। एक आता है आलपोर्ट और एक आता है कैटल। आलपोर्ट दो प्रकार के विभाजन करते हैं, दो प्रकार के शील गुणों की बात करते हैं। एक होते हैं सामान्य शील गुण और एक होते हैं व्यक्तिगत शील गुण।
इन्होंने व्यक्तिगत को भी तीन में बांटा। इन्होंने कहा एक होते हैं कार्डिनल, एक होते हैं केंद्रीय, और एक होते हैं गौणशील गुण। शील गुण आलपोर्ट क्या बात करते हैं, एक सामान्य शील गुण की, एक व्यक्तिगत शील गुण की। व्यक्तिगत शील गुण को भी तीन भागों में विभाजित करते हैं। ये कहते हैं कि एक कार्डिनल शील गुण होता है, एक केंद्रीय शील गुण होता है, और एक गौणशील गुण होता है। जबकि कैटल दो प्रकार के मानते हैं। ये कहते हैं कि एक होते हैं सतही शील गुण और एक होते हैं मूल या स्रोतशील गुण। कैटल क्या कहता है, एक होते हैं सतही और एक होते हैं मूल या स्रोतशील गुण। तो देखो इन दोनों ने जो वर्गीकरण किया, इसको हम सबसे पहले लेते हैं आलपोर्ट को। सबसे पहले किसको लिया हमने, आलपोर्ट के वर्गीकरण को। और आलपोर्ट का पहला वर्गीकरण क्या है, सामान्य शील गुण। क्या कहता है आलपोर्ट, देखो आलपोर्ट कहता है कि किसी समाज या संस्कृति के अधिकतम लोगों में ये शील गुण पाया जाता है और उसी को आधार बनाकर व्यक्तियों के मध्य तुलना की जाती है। जैसे प्रभुत्वशील गुण, ये कहते हैं कि किसी भी समाज या संस्कृति के अधिकतम व्यक्तियों में प्रभुत्व या शील गुण का प्रभुत्वशील गुण पाया जाता है। कम और ज्यादा का जब हम एक दूसरे से व्यक्तियों का कंपेयर करते हैं, एक दूसरे से तुलना करते हैं, तब पता लगता है कि प्रभुत्व का गुण इन इन व्यक्तियों में अधिक है और इन इन व्यक्तियों में कम है। तो उसके आधार पर जो व्यक्ति की पहचान होती है, आलपोर्ट ने कहा वो सामान्यशील गुण है। किसी समाज या संस्कृति के अधिकतम व्यक्तियों में पाए जाने वाला गुण सामान्यशील गुण कहलाता है और एक व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों से, या हम कहें कि अधिकतम व्यक्तियों से तुलना का आधार भी यही गुण बनाया जाता है, जैसे कि प्रभुत्वशील गुण। दूसरा हम बात करें व्यक्तिगत शील गुण की। व्यक्तिगत शील गुण क्या है, ये व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है और उस व्यक्ति के व्यवहार की जो पहचान है वो उसी शील गुण के आधार पर की जाती है। यहां तुलना व्यक्ति विशेष की है, ठीक है। यहां तुलना किसकी थी, अधिकतम व्यक्तियों की थी। व्यक्तिगत में इन्होंने कहा सबसे पहले हम बात करें कार्डिनल की। कार्डिनल शील गुण किसी व्यक्ति विशेष में इतना प्रभावशाली गुण होता है कि उसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाता है, ठीक है। ये इतना प्रमुख एवं प्रबल गुण है
कि इसे छिपाया नहीं जा सकता और आपके व्यक्तित्व की व्याख्या का आधार भी आपका वही शील गुण माना जाता है। कार्डिनल क्या है? यानी कि व्यक्ति का ऐसा गुण जो बहुत ही प्रबल गुण होता है, जिसे छुपाया नहीं जा सकता और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाता है, और व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या भी उसी गुण के आधार पर की जाती है, उसे हम कहते हैं कार्डिनल शील गुण। जैसे कि गांधी जी के शांति एवं अहिंसा का शील गुण। गांधी जी में कैसा? शांति एवं अहिंसा का शील गुण कार्डिनल शील गुण है। आज पूरा विश्व गांधी जी को उनके शांति और अहिंसा के संदेश के कारण पहचानता है। आज गांधी जी को जो वैश्विक स्तर पर पहचान प्राप्त हुई है वो शांति और अहिंसा का शील गुण है। इसी गुण के आधार बनाकर हमें उन्होंने अंग्रेजों से आजादी दिलाई, यानी कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का जो आधार है वह है शांति और अहिंसा का गुण। गांधी जी के व्यक्तित्व का आधार, समाज में उनके व्यक्तित्व का जो व्याख्या की गई, समाज के लोग, इस वैश्विक समाज के लोग जो गांधी जी को जानते हैं, जो उनकी पहचान है, जो गांधी जी के बारे में एक अपना मानसिकता को विकसित करते हैं, उस सब का आधार यानी कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व की व्याख्या का जो आधार है वह है उनका शांति और अहिंसा का शील गुण। क्या है? शांति और अहिंसा का शील गुण। और आलपोर्ट ने इसे क्या कहा? कार्डिनल शील गुण। एक ऐसा गुण जो व्यक्ति में बहुत ही प्रबल और प्रमुख गुण होता है, जिसे छिपाया नहीं जा सकता, वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या का आधार भी यही शील गुण माना जाता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है केंद्रीय शील गुण। दूसरा क्या है? केंद्रीय शील गुण। ये कैसा शील गुण है भाई? एक ऐसा गुण जो सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति में 5 से 10 शील गुण होते हैं, जिनके कारण उनके सक्रियता अधिक देखी जाती है या उनके व्यक्तित्व की व्याख्या की जाती है, उनको पहचान मिलती है। अब मुद्दा है कि साहब दोनों में फर्क क्या हुआ? यहां यह स्पष्ट है कि एक ऐसा गुण जो आपको वैश्विक पहचान दिलाएगा, जो आपके अंदर इतना प्रबल होता है कि उसे कभी भी छुपाया नहीं जा सकता, वो कार्डिनल होता है। जबकि केंद्रीय में 5 से 10, जैसा कि आलपोर्ट कहते हैं, आलपोर्ट का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में 5 से 10 ऐसे शील गुण होते हैं जिनके आधार पर वो व्यक्ति सक्रिय रहता है, उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है और समाज में अधिकतम लोगों में ये देखा जाता है। अधिकतम व्यक्तियों में 5 से 10 शील गुण देखे जाते हैं। ये व्यक्ति विशेष, जैसे परोपकारिता, जैसे सामाजिकता, ठीक है, ईमानदारी, सत्यनिष्ठता आदि सब क्या है? केंद्रीय शील गुण है। एक होते हैं गौण शील गुण,
गौड़शील गुण, ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं और ये आपकी कोई विशेष पहचान नहीं बनाते और जीवन में इनका कोई महत्व नहीं होता है। जैसे आपका हेयर स्टाइल, आपके खाने का स्टाइल, आपके कपड़े पहनने का स्टाइल, ये सब क्या है? गौणशील गुण है। तो आलपोर्ट क्या कहता है? आलपोर्ट ने हमें क्या बात कही कि एक तो सामान्यशील गुण होते हैं भाई और एक होते हैं व्यक्तिगतशील गुण। ठीक, सामान्यशील गुण को उन्होंने विभाजन नहीं किया, लेकिन व्यक्तिगत में 3 विभाजन किए। व्यक्तिगत में क्या कहा? कार्डिनल, केंद्रीय और गौड़शील गुण। सामान्यशील गुण की बात करें तो सामान्यशील गुण में वो कहते हैं कि किसी समाज या संस्कृति के अधिकतम व्यक्तियों में ये गुण पाए जाते हैं और अधिकतम व्यक्तियों की आपस में जो तुलना की जाती है उसका आधार भी सामान्यशील गुण को बनाया जाता है। जैसे कि प्रभुत्व जो किसी भी समाज या संस्कृति के व्यक्तियों में देखा जाता है और उसी के आधार पर एक दूसरे की तुलना की जाती है। व्यक्तिगत, इन्होंने क्या कहा कि ये व्यक्ति विशेष से संबंधित है। मेरे अंदर कोई अगर गुण है या मेरे अंदर हम कहें कि कोई अवगुण है तो वो मेरी एक पहचान बनती है। लोग उस गुण के कारण मुझे जानते हैं, मेरे व्यक्तित्व की व्याख्या उस गुण के आधार पर करते हैं, ना कि किसी समाज या संस्कृति के अधिकतम व्यक्तियों के आधार पर। यानी कि मेरा व्यक्तिगतशील गुण मेरे व्यक्तिगत को बाद में लोगों से कंपेयर करते हैं। यानी कि एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की जब तुलना की जाती है तो उसका आधार व्यक्तिगतशील गुण बनाया जाता है। आलपोर्ट कहता है कि कार्डिनल शील गुण यानी कि एक ऐसा शील गुण जिसे छिपाया नहीं जा सकता, जो व्यक्ति में बहुत प्रबल होता है, जो व्यक्ति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाता है, जिसके आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या की जाती है, कार्डिनल शील गुण। जैसे कि महात्मा गांधी जी में शांति और अहिंसा का शील गुण। इन्होंने कहा केंद्रीय शील गुण, व्यक्ति में 5 से 10 ऐसे शील गुण पाए जाते हैं जिनके आधार पर व्यक्ति सक्रिय रहता है, जिनके आधार पर उस व्यक्ति की एक सामान्य पहचान होती है, जिसके आधार पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या की जाती है। जैसे परोपकारिता, सत्यनिष्ठता, ईमानदारी, दया, करुणा, ठीक है, सामाजिकता को भी लो तो ये क्या है? केंद्रीय शील गुण है। गौड़शील गुण जो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते, जो आपके कोई पहचान के लिए जरूरी नहीं होते, वो है गौड़शील गुण। जैसे कि आपके कपड़े पहनने का स्टाइल, आपके खाने का स्टाइल, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं? गौड़शील गुण है। तो देखो ये था आलपोर्ट। आलपोर्ट के बाद हम बात करें कैटल की। कैटल का वर्गीकरण देखो, कैटल ने 2 प्रकार माने हैं। एक सतही शील गुण और एक होते हैं मूल या स्रोतशील गुण। कैटल ने कितने वर्गीकरण किए? 2।
एक इन्होंने कहा कि सतहीशील गुण, एक इन्होंने कहा कि मूल या स्रोतशील गुण। देखो सतहीशील गुण क्या है? कैटल कहता है कि व्यक्ति के ऐसे गुण या व्यक्ति के ऐसे शील गुण जो दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में देखे जाते हैं। कैटल के अनुसार किसी व्यक्ति के ऐसे गुण जो दिन प्रतिदिन की अंतः क्रिया में देखे जाते हों वो सतहीशील गुण कहलाते हैं। जैसे परोपकारिता, जैसे कि ईमानदारी, जैसे कि करुणा, जैसे कि दया, सामाजिकता, ये सब क्या हैं? सतहीशील गुण हैं। दूसरा मूल या स्रोतशील गुण। देखो मूल या स्रोतशील गुण ये व्यक्ति की आंतरिक संरचना होती है। कैसी संरचना? आंतरिक संरचना होती है। इसकी पहचान कैसे होती है? ये कहते हैं कि जब सतहीशील गुण मिलकर बाहर आते हैं तब एक नया शील गुण बनता है, तो ये मूल या स्रोतशील गुण कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि ये कैसा है? एक आंतरिक संरचना है और इसके बारे में कब ज्ञान होता है? जब इसमें संबंधित सतहीशील गुण एक साथ मिलकर बाहर आते हैं तब इसकी पहचान होती है। जैसे हास्य भाव, निस्वार्थ भाव, सामाजिकता, इनको मिलकर एक शील गुण बनता है, वो है मित्रता। कौन सा शील गुण बना? मित्रता। तो मित्रता जो है वो मूल या स्रोतशील गुण है। देखो क्या कह रहे हैं, वापस से एक बार देख लो। यानी कि मूल या स्रोतशील गुण व्यक्ति की आंतरिक संरचना है। इसका ज्ञान हमें तब प्राप्त होता है जब सतहीशील गुण इसके साथ मिलकर बाहर आते हैं। जैसे सामाजिकता, निस्वार्थ भाव, हास्य भाव, इनको मिलकर एक नया गुण बनता है जिसको हम कहते हैं मित्रता। देखो मित्रता वही होती है जिसमें स्वार्थ नहीं होता। मित्रता वही बनती है जहां प्रसन्नचित्त व्यक्ति पाया जाता है। मित्रता वहीं से निकल के आती है जिसमें सामाजिकता का गुण होता है। उसे कैटल ने क्या कहा? मूल या मूल या स्रोतशील गुण। कैटल ने दो वर्गीकरण किए, एक सतही और एक मूल या स्रोतशील गुण। सतही यानी कि किसी व्यक्ति में 5 से 10 ऐसे गुण जो दिन प्रतिदिन की अंतः क्रिया में देखे जाते हैं। जबकि मूल या स्रोत ये व्यक्ति की आंतरिक संरचना है। इसकी पहचान हमें तब होती है जब सतहीशील गुण मिलकर बाहर आते हैं तो एक नया शील गुण निर्धारित होता है, एक नया शील गुण डेवलप होता है, तो उसे हम मूल या स्रोतशील गुण कहते हैं। जैसे सामाजिकता, निस्वार्थ भाव और हास्य भाव या प्रसन्नचित्त भाव से मित्रता नामक नया शील गुण निकलकर बाहर आता है। तो देखो ये थे शील गुणों के आधार पर वर्गीकरण। वापस से एक बार इसको हम देख लेते हैं, फिर आएंगे प्रकार पे। देखो शील गुणों को हमने देखो ऐसे एक फ्लो चार्ट आपका होना चाहिए।
फ्लो चार्ट में हमने एक नाम लिख लिया आलपोर्ट का और एक नाम लिख लिया हमने कैटल का। आलपोर्ट ने कितने बतलाए? 2, एक सामान्य और एक व्यक्तिगत सील गुण। व्यक्तिगत को इन्होंने कैसे विभाजित किया? एक इन्होंने कहा कार्डिनल, एक इन्होंने कहा केंद्रीय और एक इन्होंने कहा गौड़ो। जबकि कैटल ने 2 वर्गीकरण किए। एक कौन सा है? सतही सील गुण और एक इन्होंने कहा मूल या स्रोतशील गुण। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक चीज और कही, मूल स्रोत जो हैं इनको भी 2 चीजों में, एक पर्यावरण प्रभावित और एक स्वाभाविक। पर्यावरण यानी कि आपके आसपास जो वातावरण है उससे प्रभावित मूल या स्रोतशील गुण। एक होता है स्वाभाविक यानी कि आनुवांशिक, आपको जो आनुवांशिकता से जो व्यक्तित्व है वो आपके मूल या स्रोतशील गुण को निकाल कर बाहर लाता है। तो ये हम बात कर रहे थे शील गुणों की, और शील गुणों से आगे हम आते हैं प्रकार पे। प्रकार सिद्धांत। देखो, प्रकार सिद्धांत की जब भी बात करते हैं तो इसमें 2 वर्गीकरण किए जाते हैं, एक शारीरिक गुणों के आधार पर और एक मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। लेकिन यदि हम पीछे चलते हैं, इस वर्गीकरण से पहले चलते हैं, तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं भारतीय दर्शन की। भारतीय दर्शन में भी त्रिगुण के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या की गई है। हमारे यहां कितने गुण माने गए हैं? 3, एक सत्व, एक रज और एक तम। इनके आधार पर भी 3 तरीके के व्यक्तित्व की व्याख्या की गई। एक होता है सात्विक, एक होता है रासिक और एक होता है तामसिक। यानी कि भारतीय दर्शन के अनुसार जो त्रिगुण की बात की गई, सात्विक, रासिक और तामसिक। देखो, जो सात्विक व्यक्ति होता है उस व्यक्ति में सत्व गुण की प्रधानता पाई जाती है, रासिक में रज गुण की प्रधानता पाई जाती है और तामसिक में तम गुण की प्रधानता पाई जाती है। सात्विक में सत्व गुण की, रासिक में रज की और तामसिक में तम की। कैसा व्यक्तित्व होता है? तो देखो, जो सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो व्यक्ति स्वच्छ प्रवृत्ति पाई जाती है, व्यक्ति में सत्यनिष्ठता, ईमानदारी पाई जाती है।
वो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासित रहता है, वो कैसा है? सात्विक व्यक्ति है। यानी कि सत्यनिष्ठता, कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी, स्वच्छता और अनुशासित जो व्यक्ति है वो सात्विक प्रवृत्ति है। रासिक प्रवृत्ति भौतिकवादिता अधिक होती है, इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा तीव्र रहती है, प्रतिक्रिया तीव्र देता है। ऐसा व्यक्ति कैसा है? रासिक व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति में एक जो मूल चीज और होती है, ईर्ष्या भाव पाया जाता है। तामसिक अर्थ, नाम से ही अर्थ आता है, कैसा होगा? आलसी प्रवृत्ति का होगा। भाव शून्यता पाई जाएगी, अवसाद टाइप का व्यक्ति जो होगा। ऐसे व्यक्ति में क्रोध रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, जीवन में अनुशासन नहीं होता। ऐसा व्यक्ति कैसा है? तामसिक है। यानी कि सात्विक जो व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, ईमानदार, स्वच्छ, अनुशासित, सात्विक। रासिक भौतिकवादिता, इंद्रियों की इच्छा, इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा, ईर्ष्या भाव रासिक में पाया जाएगा। तामसिक क्रोध, आलसी, चिड़चिड़ापन, अवसादग्रस्त, भाव शून्यता, अनुशासित नहीं होता, ऐसा व्यक्ति तामसिक होता है। तो ये देखो, भारतीय दर्शन में त्रिगुण वर्गीकरण है। कैसा वर्गीकरण है? त्रिगुणात्मक वर्गीकरण है। और इससे आगे अगर हम चलें तो देखो, हिप्पोक्रेटस का नाम आता है। हिप्पोक्रेटस, इसने 400 बीसी पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। और इन्होंने शरीर में जो द्रव्य होते हैं उन द्रव्यों को आधार बनाया और इन्होंने 4 प्रकार के व्यक्तित्व कहा। एक होता है पीला पित्त, एक होता है काला पित्त, एक होता है रक्त और एक होता है कफ या श्लेष्मा। पीला पित्त, काला पित्त, रक्त, श्लेष्मा। देखो, पीला पित्त कैसा होता है? ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव का होता है, ऐसे व्यक्ति में क्रोध अधिक पाया जाता है, ऐसा व्यक्ति प्राय बेचैन दिखाई देता है। और हिप्पोक्रेटस इसे कहता है ये गुस्सैल प्रवृत्ति का व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? गुस्सैल प्रवृत्ति का व्यक्ति हिप्पोक्रेटस ने इसे कहा था। एक होता है काला पित्त, ये उदास और अवसादग्रस्त होता है और ये व्यक्ति जीवन में निराशावादी होता है। कैसा होता है? निराशावादी। इसे कैसा कहा था? गुस्सैल। क्यों? क्योंकि चिड़चिड़ा होता है, तुनक मिजाजी होता है, बेचैन दिखाई देता है। एक होता है रक्त, यानी कि ये निराशावादी है तो जीवन में ये कैसा होता है?
आशावादी होता है। हंसमुख पाया जाता है, प्रसन्नचित्त रहने वाला, जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होता है ऐसे व्यक्ति का। और ऐसा व्यक्ति सामाजिक होता है और जल्दी से नवीन वातावरण में समायोजन स्थापित कर लेता है। और एक होता है कफ या श्लेष्मा, देखो नाम से ही, यानी कि ऐसा व्यक्ति कैसे स्वभाव का होता है, थोड़ा शांत स्वभाव का। कैसा होता है, शांत स्वभाव का होता है। और ऐसे व्यक्ति में निष्क्रियता अधिक होती है और भाव शून्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि शांत होता है, निष्क्रिय होता है, भाव शून्यता होती है। तो देखो 4 पीला पित्त, जिसे उन्होंने गुस्सैल कहा, यानी कि तुनक मिजाजी, चिड़चिड़ा स्वभाव, निष्क्रियता। काला पित्त निराशावादी होता है, ठीक है। रक्त आशावादी होता है। कफ या श्लेष्मा ये निष्क्रिय प्रवृत्ति है, शांत स्वभाव का होता है और इसमें भाव शून्यता अधिक पाई जाती है। तो ये चारों वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस ने किए, 400 BC पहले किए, और व्यक्ति के जो गुण हैं उनको इन्होंने आधार बनाया, ठीक है। जो द्रव्य व्यक्ति के अंदर होता है वही आधार व्यक्तित्व के वर्गीकरण का रहा।